Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग सबसे पहला फेज देखते हैं 2.2.1 फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। भारत में समाजशास्त्र की नींव कैसे रखी गई, फाउंडेशन कैसे हुआ। ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग their rule in India, the British officials realized that for smooth administration, it was important that they acquired knowledge of Indian society and culture. अब देखिए, जो ब्रिटिशर्स भारत पर जब राज कर रहे थे, जब भारत गुलाम था, तो उस समय जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो लोग ये महसूस किए कि अगर उनको भारत में अच्छे से राज करना है तो उनको भारत के समाज के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। Information was also required about affluent families and their customs which could be used for revenue collection. अब देखिए, किस प्रकार के परिवार हैं भारत में, उनके परंपरा क्या है, तो ये सब भी जानना ज़रूरी था ताकि उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके, टैक्स लिया जा सके। If local societies were administered according to their laws and customs, it was thought there would be peace and harmony. अब देखिए, जो लोकल सोसाइटी था, जो समाज था, वहाँ पर जो कानून है, जो परंपराएं हैं, जो नियम है, उनके अनुसार अगर वहाँ पे प्रशासन काम करेगा तो ये माना जाने लगा कि वहाँ पर शांति होगी, लोग में सामंजस्य रहेगा, पीस हार्मनी रहेगा, सब खुश रहेंगे। क्योंकि जब तक आप लोगों के बारे में नहीं जानेंगे, आप उनके संग अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, आप अच्छे से रह नहीं सकते। और ब्रिटिशर्स बाहर से आए थे तो उनको भारत के कल्चर के बारे में, उनके सोसाइटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। Hence, their laws and customs needed to be recorded meticulously in detail. This prompted the origin of sociology in India. इसलिए ये ज़रूरी था कि भारत का जो समाज है उसका कानून क्या है, परंपरा क्या है, रीति रिवाज क्या है, ये सब अच्छे से एकदम विस्तार में इसको जानना है, रिकॉर्ड करना है, लिखना है। यहाँ से भारत का समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ। आगे देखिए, बोल रहा है इन 1774 Williams Jones founded the Royal Asiatic Society of Bengal, the aim of which was to study nature and man in India. 1774 में विलियम्स जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत में जो नेचर है, जो यहाँ का मैन है, ठीक है, नेचर एंड मैन, यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके बारे में पढ़ना, समझना। The first attempt in this regard was made in 1769 under the supervision of Henry West, द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड बिहार। अब देखिए, यहाँ पे जब भी कोई नाम आता है तो हम लोग आपको उसका इमेज दिखाते हैं, तो दिखाते हैं इनका भी इमेज में आपको। तो जो सबसे पहला एफर्ट किया गया, जो अटेम्प्ट किया गया, वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था हेनरी वेल्स्ट, ठीक है। अब इनका इमेज आपको मैं दिखाऊंगा, देखिए। अच्छा, यहाँ पे हैरी बोल रहा है, ठीक है, हैरी नाम होगा, उसको हम लोग ठीक कर देंगे। एक्चुअली आप लोग के बुक में बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो इस हिसाब से है। तो यहाँ पे इसको पहले हम लोग डिलीट करेंगे और फिर इसका नाम ठीक करेंगे, ठीक है। ये क्या थे? ये गवर्नर ऑफ बंगाल एंड बिहार थे। अब देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग मिला सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या थे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ऑल में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम 1767 टू 1769। ये कब से कब तक का समय है? ये आपका 1767 से 1769 का है। हैरी रेसल्ट नाम है इनका, तो यहाँ पे इस नाम को हम लोग ठीक करेंगे। नाम है HARRY, ठीक है। तो इनके देख रेख में यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या किया गया? 1769 में सबसे पहला अटेम्प्ट किया गया, ठीक है, समाजशास्त्र को समझना, ठीक है। ये कौन थे? हैरी रेसल्ट, गवर्नर ऑफ बंगाल एंड बिहार।
फ्रांसिस बुचानन सर्व्ड पीपल इन बंगाल इन 1807। अब यहाँ पे एक और नाम है, हालांकि अब जैसे आपके बुक में बहुत सारा नेम का मिस्टेक रहता है तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। ये नाम सही है, ठीक है। तो ये है फ्रांसिस बुचानन, इनका आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। अब देखिए आगे, वो सबसे पहले बंगाल में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर सर्वे किए थे। कब? 1807 में। अ फ्रेंच मिशनरी इन मैसूर, Abbe Dobis, wrote the famous book titled Hindu Manners, Customs and Ceremonies in 1816, in which he described the characteristics of the caste system and the interaction between caste. अब यहाँ पे एक और नाम है, सबका हम लोग इमेजेस देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपके एबी डॉबिस, जिनका पूरा नाम था एबी J.A. डॉबिस, जीन एंटोनी डॉबिस, ठीक है। ये फ्रेंच कैथोलिक मिशनरी थे जो कि भारत आए थे। मेंबर ऑफ द मिशन एट्रांग्रेस द पेरिस, ही वाज कॉल्ड दादो स्वामी बाय द लोकल पीपल, ठीक है। अब इनका इमेज आप देख लीजिए, ये थे आपके जीन एंटोनियो डॉबिस, ठीक है। बहुत लोग थे जो भारत आए थे, इनमें से एक ये थे। तो अब देखिए क्या लिखा है, अ फ्रेंच मिशनरी इन मैसूर, मैसूर एक जगह का नाम है। वो एक बहुत ही फेमस किताब, प्रसिद्ध किताब लिखे थे, हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज, इसके ऊपर, ठीक है। ये टाइटल है ना, आपको ये किताब अभी भी बाज़ार में मिल जाएगा। बहुत इसमें जानकारी है भारत के यहाँ पे लोगों के बारे में, उनका मैनर्स कैसा था, कस्टम कैसा है, क्या क्या सेरेमनीज वो लोग फेस्टिवल्स करते हैं। ये 1816 में लिखा गया था। इसमें कास्ट सिस्टम्स के बारे में, जाति प्रथा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई, और ये लिखा गया कि जो अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं भारत में, उनके बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन होता है, किस तरह से वो साथ रहते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं। आगे देखिए, इन 1820 वॉल्टर हैमिल्टन पब्लिश्ड अ गैजेटियर, अ ज्योग्राफिकल, statistical and historical description of Hindustan and adjacent countries, wherein an attempt was made to estimate India's population. चलिए आइए अब हम लोग वॉल्टर हैमिल्टन का फोटो देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये थे वॉल्टर हैमिल्टन, ठीक है। आइए अब टॉपिक पे वापस आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि वॉल्टर हैमिल्टन एक गैजेटर पब्लिश किए थे, ठीक है, अ जियोग्राफिकल, स्टैटिस्टिकल एंड हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदुस्तान एंड एडजेसेंट कंट्रीज, जहां पर भारत का क्या जनसंख्या है इसका अनुमान लगाया गया था। आगे देखिए, बोल रहा है दीज वर्क्स प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर some systematic studies that were undertaken in the second half of the 19th century. अब ये जो काम हुआ था, इससे क्या हुआ था, एक सिस्टमैटिक स्टडी का दौर चालू हुआ, ठीक है। कब? सेकेंड हाफ ऑफ 19th century. The British government conducted the first all India census in 1871. अब देखिए, जो ब्रिटिश की सरकार थी वह पूरे भारत में जनगणना स्टार्ट किए। कब? 1871 में, जिसमें पॉपुलेशन कैलकुलेट किया जाता है। द नीड फॉर अ सेंसस वॉज फेल्ट बिकॉज द इंफॉर्मेशन वॉज रिक्वायर्ड फॉर सेवरल पर्पसेस सच एज famine रिलीफ, सैनिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स एट्सेट्रा। अब देखिए, पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करना क्यों ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था ताकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिले। जैसे जब सूखा पड़ेगा, ठीक है, तो उस समय कितने लोगों को राहत चाहिए, सैनिटेशन किस हिसाब से बनाना है, फिर अगर कोई आपदा आती है तो उसको कैसे काबू करना है। तो ये सब आप तभी पता कर पाएंगे जब आपको पता रहेगा कि आपके देश में, क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है बिसाइड दिस द नीड वॉज ऑल्सो टू कलेक्ट डिटेल्स अबाउट पीपल्स लाइफ्स बिफोर दे डिसअपियर्ड बिकॉज ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरत था कि हम लोग डिटेल्स लें उन लोगों के ज़िंदगी के बारे में जो गायब होने से पहले उनका सामाजिक और सांस्कृतिक क्या क्या बदलाव था,
क्योंकि बहुत सारे लोग गायब हुए थे, ठीक है। अब इसके पीछे बहुत कारण था। With the efforts of colonial officials such as Wilson, Risley, Baines, Blunt, Thurston, O'Malley, Houghton, etc., census became an invaluable source of information for data on population, society and cultural life। अब देखिए, उस समय जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, उनके एफर्ट्स से कौन कौन थे, यहाँ पे कुछ नाम है, विल्सन, रिस्ले, बेन्स, ब्लंट, थर्स्टन, ओमेली, ह्यूटन इत्यादि। जो सेंसस कैलकुलेशन हुआ, ये इनवैल्यूएबल सोर्स बना, मतलब बहुत महत्वपूर्ण सोर्स था। बहुत इंफॉर्मेशन, डेटा हम लोग को मिला कि जनसंख्या कैसा है, समाज किस प्रकार का है, लोगों का कल्चरल लाइफ कैसा है भारत में। तो काफ़ी जानकारी मिली हम लोगों को। बट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लासिकल इंडियन लिटरेचर फॉर मैनी आइडियाज अकॉर्डिंग टू विच पीपल लेट देयर लाइव्स वर एम्बेडेड इन इट। अब देखिए, जो ब्रिटिश प्रशासन था वह इस बात पर भी इंटरेस्टेड था कि भारत का जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है उसके बारे में भी वो जानकारी जानना चाहते थे, ठीक है। और इसके बारे में बहुत सारे आइडियाज़ मिले हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि उस समय के जो लोग थे वो अपना ज़िंदगी इस चीज़ में डाले थे। किस चीज़ में? क्लासिकल इंडियन लिटरेचर में। फ्रॉम द अर्ली डेज they engaged scholars on Sanskrit and Arabic to assist their judges in deciding cases involving religious practices, customs and laws। अब देखिए, प्रारंभ के दिनों से ही उस समय जो विद्वान थे, जो स्कॉलर्स थे संस्कृत में, अरबिक में, वो लोग जो जज थे उनको हेल्प करते थे कि वो निर्णय ले सके उन सारे मुद्दों में जो धार्मिक चीज़ों से संबंधित है, कस्टम्स, परंपरा, लॉ, कानून से संबंधित। विद द हेल्प ऑफ संस्कृत स्कॉलर, अ बुक ऑन हिंदू लॉ इन इंग्लिश वॉज प्रिपेयर्ड इन 1776 फॉर ब्रिटिश जज। अब देखिए, जो संस्कृत विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, उनके मदद से एक किताब बनाया गया हिंदी लॉ इंग्लिश में। कब बनाया गया? 1776 में। किस लिए? ब्रिटिश जजेस के लिए, ताकि वो अपना फैसला सुना सकें। The founder president of the Royal Asiatic Society of Bengal, William Jones, had a special interest in Sanskrit। अब देखिए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे विलियम जोन्स, उनको संस्कृत में बहुत रुचि थी। वन ऑफ द मेन इंटरेस्ट ऑफ हिज जर्नल कॉल्ड जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 was the publication of articles based on a study of Sanskrit and Arabic literature। अब देखिए, उनका एक जर्नल था, ठीक है, जिस जर्नल में उनको बहुत रुचि थी, जिसको कहा जाता है जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 1784 में ये आया था। वो पब्लिकेशन क्या चीज़ के ऊपर बेस्ड था? स्टडी ऑफ संस्कृत एंड अरेबिक लिटरेचर के ऊपर। ड्यूरिंग द 19th century, Max Muller, a German scholar, translated several classical Indian texts into German, which were later translated into English। अब देखिए, 19वीं शताब्दी में मैक्स म्यूलर, जो कि एक जर्मन स्कॉलर थे, वो बहुत सारे भारतीय जो साहित्य थे उनको जर्मन में ट्रांसलेट किए, जिनको बाद में अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। आगे देखिए, द लेटर स्कॉलर्स राइटिंग in the last decades of the 19th century made use of these writings। अब बाद में जो स्कॉलर्स आए वो क्या किए? 19th सेंचुरी के, 19वीं शताब्दी के लास्ट सदी में, जो डेकेड में आए थे, वो इन सब साहित्यों का ये जो लिखा गया था इस्तेमाल किए और इससे फ़ायदा उठाए। फॉर एग्जाम्पल, हेनरी मेन in both of his books, Ancient Law 1861 and Village Communities in the East and West 1871, referred to the writings on India। अब देखिए, यहाँ पे एक और नाम है हेनरी मेन। तो आइए इनका हम लोग इमेज देखते हैं, फोटो देखते हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम था सर हेनरी जेम्स समनर मेन।
आप देखिए, आपको इनका फोटो दिखाते हैं। ये थे हेनरी मेन, ठीक है। तो ये क्या किए थे, आइए अब वो देखते हैं। बोल रहा है कि हेनरी मेन जो थे वो दो किताब अपना जो लिखे थे, एक एंशियंट लॉ जो कि 1861 1861 में आया था, और एक विलेज कम्युनिटीज़ इन द ईस्ट एंड वेस्ट, पूरब और पश्चिम में जो विलेज कम्युनिटीज़ के ऊपर किताब लिखी गई थी 1871 में। उस दोनों में वो भारत का जो राइटिंग्स था, भारत के जो साहित्य थे, उसका इस्तेमाल किए थे। ही हैड ऑल्सो विजिटेड इंडिया, वह भी भारत आए थे। Both Karl Marx and Max Weber, whose works were central to the development of sociology, as you have noted earlier, also made use of the information from India. अब देखिए, दोनों ही कार्ल मार्क्स हो या मैक्स वेबर, जो कि समाजशास्त्र का जो विकास हुआ उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, वे लोग भी भारत से इंफॉर्मेशन, जानकारी लिए और उसका इस्तेमाल किए। अब नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको 2.2 प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये हम लोग पढ़ाए हैं।